लैब में एक बार फिर से वीरभद्र और ओम शास्त्री एक दूसरे के साथ रहने के लिए विवश थे। वीरभद्र को बहुत से सवालों ने घेर रखा था, लेकिन वह ओम से कुछ नहीं कह सकता था। उसने सोचा कि एक छोटी सी गलती भी उसकी बेदखली का कारण बन सकती है, इसलिए वह जानबूझकर अपनी बेचैनी को सह रहा था। जब से वीरभद्र अंदर आया था, तब से ही ओम उसे ध्यान से देख रहा था। तुम ठीक तो हो? ओम ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। हाँ, क्यों? वीरभद्र अपने ख्यालों से बाहर निकलता हुआ बोला। तुम तनाव में लग रहे हो, ओम ने कहा। वीरभद्र दुविधा में था कि जो बात उसे परेशान कर रही है उसे कहे या ऐसे ही जाने दे। कुछ पल सोचते हुए वह चुप रहा, किंतु उसकी उत्सुकता बाकी सब चीजों पर भारी थी और इसलिए उसने पूछा, तुम एक कक्ष में बैठे हो, तुम कैसे जान सकते हो कि बारिश होने वाली थी? वह भी मौसम में बदलाव आने से कई घंटे पहले। इसके अलावा तुमने हवा की गति का हिसाब लगाया, गीली मिट्टी की सुगंध को सूंघ लिया और तापमान में गिरावट को भी महसूस कर लिया था। इस कक्ष में बिल्कुल हवा नहीं है। ये तुमने कैसे किया? वीरभद्र अविश्वास से अपना सिर हिला रहा था। शास्त्री हल्का सा मुस्कुराया। वास्तव में मैं यह भी जानता हूँ कि मैं भारत के दक्षिणी तट पर स्थित एक द्वीप पर हूँ और मैं यह केवल अपनी इंद्रियों की सहायता से बता सकता हूँ। वीरभद्र के होश उड़ चुके थे। तुम यह नहीं जान सकते, जब तुम्हें हेलीकॉप्टर में लाया जा रहा था तुम बेहोश थे और तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन मुझे यह सब पता है। इसके लिए बस कुछ अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता है। ये तुम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ओम ने कंधे झटकते हुए वास्तविकता प्रकट की। कैसे? वीरभद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे तुम आसानी से अपनी आंखों की मदद से विभिन्न रंगों में अंतर कर सकते हो, वैसे ही बस ध्यान केंद्रित करके विभिन्न तरंगों को महसूस करो। जैसे तुम आकाश में हवाई जहाज को गायब होते देख सकते हो और एक चील को जैसे जैसे वह ऊंचा उड़ती जाती है एक बिंदु में परिवर्तित होते हुए देख सकते हो, वैसे ही तुम चीजों को पास आते और दूर जाते भी सूंघ सकते हो। वीरभद्र द्वारा सीखे गए सभी तर्क और विश्लेषण से परे ओम ने विस्तार से समझाया। वीरभद्र को और बहुत कुछ सुलझाना था, इसलिए उसने अपनी बुद्धि न लगाते हुए अगला प्रश्न किया। तुम एक दक्षिण भारतीय नहीं हो, फिर भी तुम इतनी सहजता से त्रुटि रहित तेलुगु कैसे बोल लेते हो? मैंने तेलुगु में कब बात की? ओम ने आश्चर्य के साथ पूछा। दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, डॉक्टर श्रीनिवासन ने कक्ष में प्रवेश किया। डॉक्टर बत्रा भी डॉक्टर श्रीनिवासन के पीछे उसी समय वहां पहुंच गए। वीरभद्र ने पहले डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा और फिर डॉक्टर बत्रा की ओर। डॉक्टर बत्रा ने घमंड के साथ ओम शास्त्री को घूरा, फिर डॉक्टर श्रीनिवासन से धीरे से कहा, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम? डॉक्टर श्रीनिवासन ने पूछा। हम सभी सर। अभी नहीं, हम इस सेशन के बाद लंच ब्रेक में बात करेंगे। सर, हम आपसे बात किए बिना दूसरा सेशन शुरू नहीं करेंगे, डॉक्टर बत्रा ने जोर देते हुए कहा। टीम के बाकी लोग कहाँ हैं? डॉक्टर श्रीनिवासन ने बिफरते हुए कहा। आपके दफ्तर में, वे हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर बत्रा ने कहा। ओम एवं वीरभद्र उन दोनों की ओर देख रहे थे और उनकी बात सुन रहे थे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने गुस्से में जोर से एक फाइल मेज पर पटक दी और डॉक्टर बत्रा की ओर बढ़े। डॉक्टर बत्रा दूसरी ओर मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। डॉक्टर श्रीनिवासन कमरे से बाहर जाते जाते पीछे मुड़े और वीरभद्र को अपने पीछे आने का आदेश दिया। वीरभद्र अनिच्छा से उनके पीछे गया। दो गार्ड ओम शास्त्री पर नजर रखने के लिए वहीं थे। तेल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, थोड़ी सी भी देरी हुई तो कटी हुई प्याज जल जाएगी, ओम ने पीछे से वीरभद्र से कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वीरभद्र डॉक्टर श्रीनिवासन के पीछे पीछे कमरे से बाहर चला गया। रास्ते में डॉक्टर श्रीनिवासन के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले उसने यह सुनिश्चित करने के लिए रसोई में झांका। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि चूल्हे की आंच पर बर्तन रखा हुआ था और रसोइयां कहीं नहीं था। कटी हुई प्याज चूल्हे के पास भूनने के लिए रखी हुई थी। तेल पर्याप्त रूप से गर्म था। वीरभद्र वहां पहुंचा और प्याज को कढ़ाई में डाल दिया। रसोइया अचानक आ गया और वीरभद्र को वहां देखकर हतप्रभ रह गया। दूसरी ओर वीरभद्र डॉक्टर श्रीनिवासन के पीछे जाने के लिए शीघ्रता से रसोई से बाहर निकला। डॉक्टर श्रीनिवासन ने कार्यालय में प्रवेश करते ही वहां सबको खड़े होकर उनका इंतजार करते पाया। डॉक्टर श्रीनिवासन उन सबको पार करते हुए अपनी कुर्सी की ओर गए और अपने रोबीले अंदाज में कुर्सी पर बैठ गए। उनकी नजर डॉक्टर बत्रा पर थी। कमरे में तनावपूर्ण स्थिति थी। वह कौन है? डॉक्टर बत्रा ने स्वाभाविक प्रश्न के साथ शुरुआत की। तेज, तुम यहाँ वह कार्य करने के लिए आए हो जिसे करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। तुम्हें यहाँ मुझसे प्रश्न करने के लिए नहीं बुलाया गया है। मुझे जानने का अधिकार है वह आदमी कौन है। डॉक्टर बत्रा ने और आग्रह किया। उनके पास पूरी टीम का समर्थन था। डॉक्टर श्रीनिवासन अपमानित महसूस करते हुए एकदम से खड़े हो गए और बोले, नहीं, यहाँ तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे सभी अधिकार मेरे पास सुरक्षित हैं। सर, कृपया शांत हो जाइए। डॉक्टर शाइस्ता ने
डॉक्टर श्रीनिवासन को रोकते हुए आग्रह किया। उन्होंने कहा, ओम के संबंध में हमारी अधूरी जानकारियों के आधार पर हम एक अजीब से निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर हैं। हम सभी बहुत बेचैन और उलझे हुए हैं। शाइस्ता के शब्द सुनकर डॉक्टर श्रीनिवासन थोड़ा शांत हुए और फिर बोले, आप में से किसी को भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी यहाँ सुरक्षित हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन के पीछे खड़े वीरभद्र ने भी सहमति में सिर हिलाया। हम भले ही यहाँ सुरक्षित हों, लेकिन यदि वह एक आतंकवादी है तो शायद हमारा परिवार सुरक्षित न हो। डॉक्टर बत्रा ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, वह एक आतंकवादी नहीं है। डॉक्टर श्रीनिवासन फिर से क्रोधित हो उठे और अपनी भारी आवाज में चिल्लाए। उनकी आवाज दूर तक गूंजती हुई प्रतीत हुई। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर बत्रा किसी की भी सनक और नखरों के कारण पीछे हटने वाले नहीं थे। इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने हाथों को अपनी छाती के सामने बांधते हुए स्वयं को नियंत्रित करते हुए कहा, आप और क्या जानते हैं? डॉक्टर बत्रा ने पूछा। वह भी बदले में वही कर रहे थे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपने होंठ बंद ही रखे। शाइस्ता डॉक्टर श्रीनिवासन के पास गईं और उनके कंधों पर थपथपाते हुए उन्हें सांत्वना दी तथा कुर्सी पर बिठाया। डॉक्टर शाइस्ता ने उन्हें मेज पर रखा पानी का गिलास दिया। डॉक्टर श्रीनिवासन ने पानी पिया। शाइस्ता ने बोलने से पहले उन्हें आराम करने और सहज महसूस करने का समय दिया। सर, हमें कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जो हमें परेशान कर रही हैं और हमें कुछ खुले सूत्रों की तरफ ले जा रही हैं। एलएसडी, कृपया सर को संक्षेप में बताओ। एलएसडी ने ओम शास्त्री के संबंध में अपनी जानकारी का संक्षिप्त विवरण दोहराते हुए कहा, सर, जिस आदमी को हम ओम शास्त्री के नाम से जानते हैं, उसकी देश के विभिन्न हिस्सों में कई पहचानें हैं। कहीं उसका उल्लेख स्वयं के पिता के रूप में है तो कहीं स्वयं के पुत्र के रूप में। एक ही चेहरा किंतु अलग अलग नामों के साथ। मुझे उसकी अन्य पहचानों के नाम पर 2 मौजूदा लॉकर और बहुत से बैंक खाते मिले हैं जिनमें काफी अधिक धनराशि मौजूद है। कानूनी तौर पर वह लगभग एक बेदाग व्यक्ति है। वह एक व्यवस्थित व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो शायद किसी भूमिगत आतंकवादी संगठन के लिए काम करता हो। वह एक अत्यंत गोपनीय मिशन पर हो सकता है जिसका हमें अभी तक पता नहीं चला है। एक बात जिसका हमें पता चला है वह यह है कि वह सुभाष चंद्र बोस की खोज कर रहा है, जो शायद सरकार और देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने गौर से एलएसडी की बात सुनी। डॉक्टर शाइस्ता ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सम्मोहन निद्रा अवस्था के दौरान उसने उन लोगों के बारे में बात की है जिन्होंने पहले युगों में इस धरती पर कदम रखा है। हम में से कुछ समझते हैं कि उसे अपने सभी जन्म याद हैं और कुछ सोचते हैं कि वह दोहरे व्यक्तित्व का मरीज है। यह भी हो सकता है कि वह किसी प्राचीन गुप्त समूह का सदस्य हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी छिपे उद्देश्य पर कार्य करता आ रहा हो, लेकिन उसकी कोई भी पहचान इनमें से किसी भी संभावना से मेल नहीं खाती। जैसे ही डॉक्टर शाइस्ता ने बात करना बंद किया, वहां सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने आगे कहा, सर, यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी सहायता करें तो इसके लिए आप जो जानते हैं वह हमें बताकर आपको हमारी सहायता करनी होगी। इस सुविधा केंद्र के पीछे का क्या राज है? हम उस आदमी को यहाँ क्यों लाए हैं? हम उससे क्या जानने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? सर, कृपया आप जो जानते हैं हमें बताइए। डॉक्टर बत्रा इस बार गुस्से से ज्यादा हताश लग रहे थे। हमेशा की तरह डॉक्टर श्रीनिवासन ने इस बार भी अपने चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने पैरों की ओर देखने लगे, जैसे मन ही मन कोई हिसाब लगा रहे हों। कुछ देर बाद वे बोले, ठीक है, मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह आप सबको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमने जो उसके लॉकरों के बारे में बताया था उसकी पूरी जानकारी मुझे चाहिए। हो गया सर, ये लीजिए। एलएसडी ने अपनी ओर से डॉक्टर श्रीनिवासन को एक कागज देते हुए कहा, जिसे उन्होंने वीरभद्र को दे दिया। वीरभद्र कागज लेते ही कक्ष से बाहर चला गया। वह जानता था कि उसे क्या करना है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपनी मेज से जुड़ी तिजोरी निकाली, उसे बहुत ध्यान से खोला और उसमें से कुछ तस्वीरें एवं दस्तावेज बाहर निकालकर डॉक्टर शाइस्ता को दी। उन्होंने एक एक करके सब देखा और फिर बाकी लोगों में बांट दी। सभी तस्वीरें ओम शास्त्री के विभिन्न रूपों और पहनावों की थीं। हर तस्वीर के नीचे स्थान और वर्ष लिखा हुआ था। शाइस्ता ने एक एक करके उन्हें पढ़ा। 1874 बनारस, 1882 हरियाणा, 1888 मद्रास, 1895 महाराष्ट्र, 1902 केरल, 1916 लखनऊ, 1930 सत्याग्रह आंदोलन, 1944 सुभाष चंद्र बोस की सेना के फॉरवर्ड ब्लॉक में, 1964 जवाहरलाल नेहरू के अंतिम संस्कार में, 1984 श्रीमती इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार में, 1991 राजीव गांधी के अंतिम संस्कार में, 1998 2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015। डॉक्टर श्रीनिवासन ने सभी के चेहरों को ध्यान से पढ़ते हुए कहा, ये सब मृत्यु प्रमाण पत्र
और कुछ सरकारी रिकॉर्ड हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ओम शास्त्री द्वारा उपयोग किए गए सभी नामों की मृत्यु हो चुकी है, किंतु जब वह किसी एक जगह पर मर जाता है तो दूसरी जगह पर जीवित हो जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि वह हर तस्वीर में एक ही उम्र का दिखाई देता है, न जवान न बूढ़ा, लगभग 40 वर्ष का। सबको समझने का समय देते हुए डॉक्टर श्रीनिवासन कुछ देर चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, इसीलिए तुम सब यहाँ हो और तुम्हें यहाँ मुझसे यह प्रश्न करने के लिए नहीं बुलाया गया है कि वह आदमी कौन है, बल्कि मैं यहाँ तुम लोगों से इस आदमी के बारे में जानकारी लेने के लिए उपस्थित हूँ। तुम सभी यहाँ इस रहस्यमय आदमी के बारे में जवाब और उचित जानकारी पता लगाने के लिए एक गोपनीय मिशन का हिस्सा हो। याद रहे, गुप्त मिशन। डॉक्टर बत्रा का मन शंकाओं से भरा हुआ था और वे अपने आप को रोक नहीं सके। इस संस्था का मालिक कौन है? डॉक्टर बत्रा ने सीधे शब्दों में पूछा। बहुत हो गया तेज, तुम्हें बस इतना ही जानने की आवश्यकता है। अब तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हैं, अपने काम पर वापस लग जाओ या अपना सामान बांधो। तुम्हारी वापसी का प्रबंध मैं करवा दूंगा। डॉक्टर श्रीनिवासन ने चेतावनी देते हुए कहा। वे अपनी आवाज में तिरस्कार की भावना नहीं छिपा पाए। डॉक्टर बत्रा स्थिर खड़े रहे। वे प्रयोगशाला में वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाले थे कि तभी डॉक्टर शाइस्ता बोल पड़ी। सर, हमें पूरी जानकारी प्राप्त करने में हफ्तों लग जाएंगे, क्योंकि ओम शास्त्री को हर घंटे हो रहा जाता है। क्या तुम्हारे पास कोई और सुझाव है? डॉक्टर श्रीनिवासन ने ऐसे पूछा जैसे वे पहले से ही उत्तर जानते हों। जी सर, मेरा सुझाव है कि हम उससे सीधे तरीके से बात करें, बिना किसी बेहोश करने वाली औषधि या सम्मोहन के। शाइस्ता ने प्रस्ताव रखा। मुझे डर है कि वह इस तरीके से कुछ नहीं बोलेगा। डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा। वह बोलेगा सर, उसे इस बात का। ठीक है, जो भी तुम्हें ठीक लगे उसके साथ आगे बढ़ो, लेकिन शाइस्ता, सतर्क रहना। एक आवश्यक दूरी जरूर बनाए रखना। कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हम दोपहर के भोजन के बाद शुरू करेंगे। डॉक्टर श्रीनिवासन चिंतित थे। सभी दोपहर के भोजन के लिए भोजन कक्ष की ओर बढ़े, लेकिन डॉक्टर शाइस्ता प्रयोगशाला की ओर चली गईं। वे ओम की तरफ बढ़ीं और उसके सामने खड़ी हो गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम शाइस्ता है। मुझे पहले अपना परिचय देने का मौका नहीं मिला था। ओम, तुम अपना भोजन कर लो। इस बीच मैं दूसरों के साथ हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। शाइस्ता ने ओम से निकटता बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि भोजन के बाद उन्हें उसकी चेतन अवस्था में उससे बातचीत करनी थी। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप एक बार किसी व्यक्ति का विश्वास हासिल कर लेते हैं तो उसके सभी राज जान सकते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मुझे खोल दें। मैं विश्राम कक्ष का उपयोग करना चाहता था। ओम ने विनम्रतापूर्वक कहा। ओह, अवश्य। ओम, दरअसल वे तुमसे बात करने या स्वयं कोई निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं है। असुविधा के लिए क्षमा करना, शाइस्ता ने आदरपूर्वक कहा। उन्होंने ओम शास्त्री को विश्राम कक्ष तक ले जाने के लिए एक गार्ड को आदेश दिया। शाइस्ता अब दूसरे सेशन के लिए आश्वस्त थीं, क्योंकि ओम उनके प्रति न तो सुरक्षात्मक था और न ही रूखा। जैसे ही गार्ड ने आदेश का पालन किया, ओम मुड़ा और बोला, एक और बात, मैं शाकाहारी हूँ और मुझे पत्ता गोभी पसंद नहीं है। मैं आलू और दाल खा सकता हूँ। हरी मिर्च और नमक कृपया अलग से। ओम ने अपने भोजन की पसंद बताते हुए कहा। शाइस्ता को यह समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने सिर हिला दिया। वह प्रयोगशाला से बाहर चली गईं और जैसे ही भोजन कक्ष में पहुंची, मेन्यू देखकर विचलित हो गईं। उन्होंने देखा कि मांसाहारी भोजन परोसा जा रहा था और 2 सब्जियां, आलू तथा पत्ता गोभी। वह स्वयं को संभालते हुए बोली, ओम के लिए मांसाहारी खाना मत भेजना और न ही पत्ता गोभी। वह यह नहीं खाता है। आपको कैसे पता? एलएसडी हैरान थी। उसी ने मुझे बताया, शाइस्ता ने जवाब दिया। क्या? एलएसडी ने पूछा। यही कि वह शाकाहारी है, उसे पत्ता गोभी भी पसंद नहीं है और उसे हरी मिर्च और नमक अलग से चाहिए। सब एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे, जबकि शाइस्ता अपना भोजन करना शुरू कर चुकी थी। एलएसडी कुछ देर सोचने के बाद धीरे से बोली, खाने के मेन्यू में आलू और पत्ता गोभी है। ये बात उसे कैसे पता चली? इसके अलावा यदि वह शाकाहारी है तो उसे कैसे पता चला कि मांसाहारी खाना पकाया जा रहा है? शाइस्ता यह सुनकर बीच में ही रुक गईं और गहरे विचारों में खो गईं।